2011 का साल दोस्तों जा रहा है और 2012 आने वाला है। 2011 ये साल नहीं, ये कहानी बन गई है इतिहास में। मतलब लोग इसे याद रखेंगे, इस साल को, इसकी उपलब्धियों को। तो बीबीसी बेथेस्डा की तरफ से मैं इस साल की और कुछ खास लोगों की उपलब्धियां आपको साल के इस आखिरी दिन में बताऊंगा कि क्या क्या उपलब्धियां रही और ये सही मायनों में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। जैसे कि पूरा साल आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी तरह से अन्नमय हो गया था। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग अन्ना पे न्यूज, अन्ना पे स्टोरी, अन्ना पे डायलॉग सभी बना रहे थे और पूरी तरफ से हवाएं भी अन्ना के नाम से बह रही थी कि ये पूर्वा पश्चिम जो हवा चलती है सब अन्नामय हो गए थे। तो ये ऐसा हो गया था कि लोग मैं अन्ना हूं, मैं अन्ना हूं, सभी अन्ना, मतलब चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, मतलब सभी एक दूसरे को अन्ना बोल रहे थे कि अन्ना अन्ना से मिल रहे हैं, अन्ना अन्ना के साथ खा रहे हैं। लेकिन साल के अंत में अन्ना थोड़ा सा पछड़ गए, फ्लॉप हो गए या हार गए। हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ अन्ना के साथ। और तो ये जो साल था 2011, ये इसलिए बहुत यादगार रहेगा कि ये अन्नामय था। और दूसरा कि ये साल में हमें एक नया रूप देखने को मिला, वो था हमारे दिग्गी जी का। दिग्गी जी ने इस साल में एक सबसे बड़ी अपनी एक अच्छी पारी खेली, कंसिस्टेंट थे वो। तेंदुलकर और सहवाग फ्लॉप हो गए। बिपाशा बसु की प्यार की जिंदगी जो थी उनकी जॉन अब्राहम के साथ, वो टूट गई। मतलब कोई भी आदमी कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन दिग्गी जब पूरे साल कंसिस्टेंट रहे, उन्हें हर जगह आरएसएस का हाथ दिखा। तो ये साल इस मायने में 2011 इसकी तरह मेरे ख्याल से और कोई साल नहीं हो था और नहीं आएगा। हो सके आए, ऐसी दुआएं हैं। हर मेरी सबके लिए दुआ है, अगर जो लोग आरएसएस का हाथ देखना चाहते हैं उनके लिए दुआ है कि उनको हर जगह आरएसएस का हाथ दिखे और आने वाला साल भी अन्नामय हो। लेकिन चूंकि कुछ लोग कांग्रेस के लिए भी दुआ करेंगे कि आने वाला साल अन्नामय नहीं हो। जन लोकपाल जो नाम था वो सिर्फ नाम ही रह गया, एक्चुअली वो आएगा भी तो मेरे ख्याल से उसका नाम भी अन्नामय, अन्ना ही होना चाहिए। तो आपने देखा कि लास्ट समय में अन्ना मुंबई में बहुत उदास हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो अनशन वापस ले रहे हैं। तो हमने बीबीसी बेथेस्डा की तरफ से एक सर्वे किया और सर्वे में हमने पता किया कि भाई साहब क्या ऐसा हुआ, क्या हुआ कि अन्ना हमारे मतलब जो इतने दिनों तक भूखे और मतलब लोगों में उन्होंने चेतना जगा दी कि जैसे लोगों में बॉडी बनाने की चाहत होती है, योगा करनी चाहती है, लोगों में उपवास रखने की एक टेंडेंसी उत्पन्न होती है, वो आखिर क्यों हार गए। लोगों का बहुत दिल टूटा, उन्होंने अन्ना को हिमालय की तरह अड़ी और अजर समझ लिया था। लेकिन उनके टूट जाने से लोगों में यह विश्वास जग गया कि अन्ना एक साधारण इंसान है और वो भगवान नहीं है। लोग अन्ना को भगवान मानने लगे थे। तो 2011 इस मैटर में भी बहुत ही सही चीज था। तो अन्ना के ये आने से ये पता चला, हमने सर्वे किया और हमने पूछा जैसे कि महिलाओं से कि आप क्यों नहीं आप बाहर निकला ना। तो एक महिला ने हमें बताया कि वो कैसे आती। अन्ना को सोचना चाहिए था। सारी गर्मी अन्ना ने दिल्ली में उपवास रखा। सारे अच्छे मौसम में अन्ना दिल्ली चले गए उपवास करने के लिए। 1 दिन का उपवास हो, 3 दिन का उपवास हो, 7 दिन का उपवास हो, अन्ना कहा जंतर मंतर या रामलीला मैदान। जब जारे में उनको अनशन करना था तो उन्होंने मुंबई चुन लिया। अब उससे क्या परेशानी हुई, तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, स्पेशली महिलाओं से पूछा। तो एक महिला बोली कि मैं घर से निकल रही थी, अब रात का समय था, मैं घर से निकल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम सोच लो जो एक बार इस दरवाजे से तुम चौखट को लांग के बाहर गई तो ये दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, ये दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। अब अन्ना ने ये नहीं सोचा तो लेडी कैसे जाएगी, तो वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ताजुब की बात यह कि किरण बेदी खुद एक भारतीय नारी है, उन्होंने अन्ना को यह नहीं बताया कि जाड़े में ये करने से महिलाओं को ये परेशानी है, वो नहीं आ पाएंगे, वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगी। हमने फिर उनसे पूछा कि ऐसा आप बताइए तो अन्ना को किस समय ये, तो उन्होंने बोला कि अन्ना को गर्मी में करना चाहिए। तो हमने पूछा कि क्यों क्यों गर्मी में ऐसा करते तो अन्ना क्या क्या आपके हस्बैंड आने देते, बोले हाँ तब तो मेरे हस्बैंड ही बोलते कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे और थोड़ा अन्ना को भी देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैटर था जो कि अन्ना ने नहीं सोचा और पता नहीं अन्ना ने ऐसा क्यों किया, मुझे इसमें मालूम नहीं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम दिग्गी भाई से पूछेंगे कि आखिर इसमें कहीं आरएसएस का हाथ तो नहीं था जो अन्ना को आखिरी समय में नहीं समझ में आएगा। फिर हमने और भी ये किया और जैसे कि एक और महिला से हमने पूछा कि ये क्या क्या ये स्थिति थी, तो उन्होंने बताया कि
मतलब वो लोग सही थे, उनका कहना का था कि ये जो उन्होंने टाइम चुना था ये बहुत गलत था। और एक शख्स ने तो मैं ऐसा बताया कि भाई उनके यहाँ जैसे बरसात उरसात हो तो लोग ऐसे ही दूसरे के घर में घुस जाते हैं, तो अगर अन्ना बरसात में ये रखते तो जरूर सफल होते, क्योंकि जो जितने भी चोर लुटेरे और ये थे वो उनके पास आके बैठ जाते जिनको अपना घर उर नहीं है। दिल्ली में शायद यही होता था, लोग एक्चुअली दिल्ली में ऐसा होता था कि जब अन्ना अनशन किए थे तो अपने बच्चों को या किसी को, चलो भाई अब कोई गेस्ट आ गया, चलो तुम्हें दिखा लाते हैं दिल्ली, कहाँ दिल्ली, तो अन्ना को घुमा लाते हैं, तो अन्ना के पास चले जाते थे। तो ये हो जाता, ये उनकी सफलता का कारण था और इसलिए अन्ना ये हो गए। तो अन्ना की जो टीम थी ये, मुझे लगता है कि उनकी जो टीम थी उनको बीबीसी बेथिस्टा ने अपना यह निकाला निष्कर्ष और हमने अन्ना को दिया। हमने अन्ना ने बाद में हमसे कंप्लेन किया कि भाई बीबीसी बेथिस्टा जो है वो अन्ना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इसमें। हमने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अपना पॉइंट दिया उनको कि अन्ना देखिए अब आप जा रहे हो तो बिल्कुल आंसर मत कीजिए। जैसे हमारे योग गुरु जो है हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम अब जब तक कांग्रेस की सरकार है हम दिल्ली में तो भूख हड़ताल नहीं करेंगे करप्शन मिटाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अन्ना को अब जाने में नहीं करना चाहिए, नहीं तो महिलाएं तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनका हस्बैंड सीधे बोल देंगे कि भाई अगर एक बार चौखट के बाहर गई तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद। और सबसे बड़ी बात है कि अन्ना खुद कुंवारे हैं, अब इस बुढ़ापे में उस महिला का हाथ तो नहीं थामेंगे कि उसको साथ देने के लिए, ठीक है अनशन कर लेता हूँ उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसा भी अन्ना नहीं करेंगे। तो भाई महिला तो फांसना नहीं चाहिए, ये भारत है और ये बिल्कुल अमेरिका नहीं है जहां आप किसी को भी थाम सकते हैं किसी भी समय। तो इस दृष्टि से अन्ना को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी उम्मीद है कि कृपया किरण जी ध्यान दें और ट्वीटिंग छोड़ के थोड़ा सोचें कि कैसी परिस्थितियों में नारियां और पुरुष सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनका ट्वीटिंग का स्पीड जो है वो चाहे गर्मी हो चाहे जा रहा हो एक ही है, वो कोई बढ़ता नहीं है, वो 20 घंटे में सिर्फ 12 ट्वीट कर पाते हैं। दूसरा ये था कि हमने दिग्गज जी से पूछा कि भाई क्या क्या आप क्या कह रहे हैं कि अन्ना को बुखार हो गया इस कारण से अन्ना ने नाम वापस लिया, नहीं तो इस बार कांग्रेस सरकार डोल जाती। दिग्गज ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, उनके डॉक्टर फिक्स थे, ये सब बहाने हैं, वो लोग हार चुके हैं, जनता को समझ में आ चुका है, ये कुछ नहीं है, आरएसएस वालों ने हाथ वापस ले लिया है, हमने पहले ही बोल दिया था इसमें आरएसएस हैं और उसमें आरएसएस हैं और इसलिए अन्ना को समझ जाना चाहिए इस बार आरएसएस उनके साथ नहीं आई और अन्ना फ्लॉप हो गए। तो ये हम पहले ही बोल रहे थे कि इसमें आरएसएस है और वो अड़िग है अपने मैटर पे, चाहे 2011 का लास्ट दिन ही हो, वो पूरी तरह से अड़िग है कि इसमें आरएसएस का हाथ था। तो बहुत ही अच्छा मैंने उनका लेगा। तो मैंने बोला कि अच्छा ये टेम्परेचर का क्या बात है दिग्गी जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? तो दिग्गी जी ने बोला कि देखिए बात ये है कि ये जो टेम्परेचर था वो तो आना ही था, आप जारा में बैठे हुए हैं, 2-3 वस्त्र पहने हुए, कंबल पहने हुए, चादर ओढ़े, लोग घेरे हुए, तो एक दूसरे का टेम्परेचर जो है वो वातावरण का टेम्परेचर, तो इसलिए अन्ना का जो टेम्परेचर नापा गया 100, तो उनको बोले मेरा तो गर्मी में भी 100 रहता है। तो दिग्गी जी का गर्मी में भी 100 रहता है, ये हमें आज पता चला। हम पता करने गए थे अन्ना की असफलता का राज, हमें दिग्गी से पता चला उनके दिमाग का राज, उनका टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि वो भौंकते रहते हैं। ये आज खुल के आ गया, उनका गर्मियों में भी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उनका 100 रहता है, तो सोचिए कि एब नॉर्मलिटी में उनका टेम्परेचर कितना हाई हो जाता होगा। और तब वो इसलिए मेरा दोस्तों से आग्रह है कि 2012 में दिग्गी की बातों को बिल्कुल दिल से न लें, दिमाग से न लें, क्योंकि उनका टेम्परेचर ही वैसा है। अन्ना की बात आते में मुझे एक बात और ख्याल आया दिमाग में कि अगर 2012 में यही वातावरण रहा कि अन्नामय संस्कृति रहेगी, भारत की संस्कृति जो कि अनेकता में एकता है वो अन्नामय हो जाएगी, तो क्या होगा? अब सोचिए जरा क्या होगा, मैं अन्ना हूं का परिवेश कैसा लगेगा। अब पंडित जी शादी करा रहे हैं, सोचिए, और शादी में पंडित जी बोलेंगे कि जरा अन्ना को बुलाओ। अब अन्ना मीन्स दूल्हा को बुलाओ, दूल्हा वाले दूल्हे को लेकर आ रहे हैं, पंडित जी बोलेंगे अब अन्ना को बुलाओ। लोग कंफ्यूज, अन्ना आ गया है, लड़के वाले सोच रहे हैं अन्ना आ गया अब क्या। पंडित बोले नहीं मैं दूसरी अन्ना की बात बुला रहा हूं, तो दूसरा अन्ना मतलब लड़की। अब पंडित जी जो है वो करप्शन मिट चुका है, पंडित जी अन्ना के भक्त हो चुके हैं और पंडित जी इतने हर समय अन्ना 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 सोचते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें ओम गरुणाय नमः, ओम शिवाय नमः, सब में वो बोल रहे हैं ओम अन्नाय नमः, ओम अन्नाय नमः, मतलब इस तरह से शादी होगी, मतलब लोगों पे अन्ना का। अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा दृश्य हो कि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो और लोगों में इतना अन्ना का ये हो गया है। कुछ लोग हमसे मिले, वो बोले कि बहुत सही हुआ, मतलब थोड़ा अन्ना का ये बुखार उतरना चाहिए था, अन्ना को खुद बुखार चढ़ना चाहिए था, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत कठिनाई होती है। जैसे हॉस्पिटल में अगर बच्चा हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने उसका नाम अन्ना रख दिया, दूसरा का बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने उसका नाम अन्ना रख दिया, किसी की लड़की पैदा हुई उसका नाम भी अन्ना हो गया। अब सोचिए कि इतने सारे अन्नाओं को जब नर्स साफ करेंगी, किसका कौन सा अन्ना है किसी को पता नहीं चलेगा। अन्ना अन्ना अन्ना, मान लीजिए कि अन्ना ने अन्ना को जन्म दिया, अन्ना के घर अन्ना पैदा हुए। अब ये बड़ा
2012 बिजी होते, इसलिए 2012 ने 2011 से रिक्वेस्ट किया कि भाई अन्ना के इस अनशन को असफल कराओ। इवन ऊपर भगवान जो बैठे हुए हैं, मतलब वो लोग भी कंफ्यूजन में, यमराज के दूत आए। अब सोचिए आज से 10 साल बाद सभी लोग का नाम अन्ना हो, यमराज बोलेंगे अपने दूत को जाओ अन्ना का प्राण हर के लाओ। नीचे अन्ना कौन, 10-15 अन्ना, अरे यहाँ तो सब अन्ना। तो ये क्या हो रहा है कि प्रकृति जा रही थी असंतुलित अवस्था में, इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने, सबने ऐसे बुद्धि को हरा अन्ना की कि अन्ना जो है विंटर में अपना रखे, और ये हो गया। तो हॉस्पिटल में सोचिए, ट्रेन में कोई भी कहीं जाता, अब मान लीजिए घूंघट की नारी है और सोनपुर का मेला है और उसका हस्बैंड, 2 लोग हैं, दोनों की वाइफ जो है वो घूंघट की हुई है, वाइफ का नाम अन्ना है, हस्बैंड अन्ना खो गया, हस्बैंड पूछा अरे तूने अन्ना को देखा, अन्ना को देखा, तो इसमें क्या होगा, दूसरे के अन्ना दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस पे मूवी बननी चाहिए और रामू जी जरूर इस पे मूवी बनाएंगे, और सोच रहे होंगे, रामू जी काफी विकसित माइंड के हैं, कि एक मूवी अगर सभी अन्ना हो तो कैसा लगेगा, मतलब अब सोचिए कि कॉलेज लाइफ में अगर किसी लड़की को कोई प्रपोज करे और दोस्तों से आके बोला अरे यार मैंने आज अन्ना को प्रपोज कर दिया, अरे क्या किया तुमने, अन्ना को प्रपोज कर दिया, तुम्हें पता नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, कैसा लगेगा यार, तुम अन्ना के दोस्तों के अन्ना को प्रपोज कर रहे हो, बहुत गलत बात है यार, तुमने मेरे साथ अन्ना कर दिया। मतलब अभी क्या होगा कि खराब काम अच्छा काम सभी चीज, सभी मतलब जैसे अन्ना में हो गया, तो मतलब मेरी भी गर्लफ्रेंड का नाम अन्ना, मेरा नाम भी अन्ना, मेरे दोस्त का नाम अन्ना, उसने अन्ना को प्रपोज किया, लेकिन मैं अपनी अन्ना समझ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तुमने मेरे साथ अन्ना कर दिया, मतलब मेरे को खराब कर दिया, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी मार दी, तो सब चीज में अन्ना, मतलब मेरा तूने अन्ना कर दिया। दहेज भी मांगना हो तो लोग कहेंगे कि भाई हमें तो अन्ना चाहिए, तो ये हुआ। अब सोचिए कि जिस घर में, तो लेकिन इसका एक फायदा भी है कि भ्रूण हत्या पे इस पे जो है वो थोड़ा सा रोक लग दी, कि अब दादी को चाहिए कि पोता चाहिए, तो दादी बोलेगी भाई मुझे तो अन्ना चाहिए, लड़की को पिता को बताना है कि भाई मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, तो लड़की बोलेगी मुझे अन्ना चाहिए, मतलब हर चीज में अन्ना आ गए थे। इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि ये जरूरी था, कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कि भाई अगर अन्ना सफल होती हैं, अन्ना को भगवान की तरह अगर आप लोग सोच लेते हैं, तो करप्शन के स्थान पे एक ऐसी आंधी और तूफान आएगी कि पूरा असंतुलन आ जाएगा संसार में, संसार में समानता आ जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता जो है समानता में विश्वास नहीं रखती, ऊंच नीच जात पात ये रहना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा खुशी मिलता है अगर सब मिट जाएगा। अब सोचिए कि एक अपर कास्ट के घर में अन्ना पैदा हुए, फिर लोअर कास्ट के घर में भी अन्ना पैदा हो रहा है, तो कैसा लगेगा, बिल्कुल असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए भाई अपर कास्ट भी अन्ना ही पैदा कर रहा है, लोअर कास्ट भी अन्ना ही पैदा कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो इस कारण से। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अन्ना ने एक और गलती की कि अन्ना ने कभी सीखा नहीं। अब हमारे बालू जी को देखिए, लोग जानते होंगे बालू जी, बालू जी पूरे टाइम उन्होंने एथिस्ट पे इतना लेक्चर दिया है कि फेसबुक रंग चुका है उससे, और मैं खुद उसमें आ गया कि भाई मैं भगवान को मानता नहीं हूं, तो उसका मैं थोड़ी देर बाद इसका वर्णन करूंगा। तो अन्ना को सोचना चाहिए कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है किसके बारे में आप सोच रहे हैं कि पब्लिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको सीखना चाहिए था अपने, और लगे रहना चाहिए था लगे। तो ये मुझे अभी आया एथिस्ट से कि मैं फेसबुक देखते देखते मैं एक दिन उब गया और मेरे मनोमस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं भी ये मानने लगा कि भगवान नहीं है। 2011 इसलिए भी बहुत ये है कि पूरे फेसबुक पे अगर आप किसी चीज को पढ़ा जाए तो भगवान नहीं है, फिर बालू जी का अकेले इतने पोस्ट हैं जितने पूरी दुनिया में किसी के पोस्ट नहीं होंगे, मतलब पूरे मिला के, जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया में अगर 5 आदमी को आप मिलाइए तो एक आदमी चाइना में रहता है, वैसे अगर फेसबुक पे आप 2011 में 5 पोस्ट पढ़ी तो एक पोस्ट बालू जी का है उस टॉपिक पे। मैंने अपने प्रिय दोस्त अरुण खत्री को फोन किया, मतलब हम लोग चैटिंग करते रहते हैं स्काइप पे, हमने बोला यार खत्री मेरा तो यार माथा गर्मा गया है यार, मैं तो भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। बोले क्यों? मैं बोला बाला ने इतना इतना लिख दिया कि मैं पढ़ के मैं समझ गया हूँ कि भगवान नहीं होते हैं, और भगवान है तो मुझे दिखाएं। तो अरुण बोला नहीं यार भगवान होते हैं, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मतलब भगवान को जब लगेगा कि तुम्हें बताना है तो बता देंगे। मैं बोला ये क्या मतलब, जब लगेगा मुझे अब चाहिए कि भगवान है कि नहीं बता। तो हम लोगों ने सोचा भाई इसका टेस्ट करना होगा, कैसे टेस्ट करते, हमने टेस्ट के लिए प्लान किया कि हमने तय किया, उसमें हम लोग जी चैट पे थे कि ठीक है जितने भी ऑफलाइन है अगर भगवान है तो भाई जी चैट में प्रकट हो जाए, जितने भी ऑफलाइन है उसमें से मैसेज आए कि कुछ ऑफलाइन में मैंने कोई नहीं है ऑनलाइन, मुझे कोई लिखे, मुझसे कोई बातचीत करे, अगर भगवान है तो मैंने सुना है। अरुण खत्री बोला हाँ हो जाएगा। हम लोग बैठे हुए, हम लोग सोच रहे हैं कौन करेगा कौन करेगा, 1 घंटा। तो अचानक एक परमित कैसे हो प्रकट हुआ, और मुझे लगा कि भाई क्या है, मैंने अरुण खत्री बोला भगवान है, अरुण खत्री और हम अच्छे चिकमित हो गई भाई कौन है। तब हमें पता चला कि भगवान जो है इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वो हमारे प्रवीण जी के रूप में है, प्रवीण सिंह हजेरी।
ये हमेशा ऑफलाइन से मैसेज मारते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है। जैसे मैं जब भी बालाजी का पोस्ट पढ़ता हूँ और मैं ये मानने लगता हूँ कि भगवान नहीं है, अचानक उधर से प्रकट होता है एक लाइन, परमित कैसे, और परमित कैसे उसे मुझे आभास हो जाता है कि भगवान आ गए हैं और बोल रहे हैं परमित मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। ये क्या हो रहा है, अरुण खत्री ने मुझे समझाया कि देखो, अगर धरती पे भगवान किसी को भेजते हैं कि वो सबको संदेश दे भगवान नहीं है, तो धरती पर किसी को भेजेंगे कि भगवान है। और प्रवीण जी हमारे भगवान के अंश के रूप में अवतरित हो चुके हैं। वो न जीमेल पे ही नहीं, फेसबुक पे भी वो प्रकट होते हैं। एक फोटो अपना दे देंगे भगवान की तरह और उनके 50 भक्त लोग कमेंट्स मारने लगेंगे, कटाकट कटाकट कटाकट। एक रात ऐसा हुआ कि मैं और मानवेंद्र बैठे हुए थे कि भगवान को सवा प्रसाद हमें से कौन चढ़ाएगा। और मैं जानता था कि मानवेंद्र कुछ कर देगा, क्योंकि मैंने उसका मैराथन देखा था सीसीएमबी में। उसने इतने शॉर्टकट मारे कि मनीष सिंह चौथे स्थान पे चला गया और मानवेंद्र सेकंड स्थान पे आ गया। तो मैं सोचा मानवेंद्र तो मार लेगा। 90 के बाद हम लोग दोनों जगह हुए थे, कंपटीशन चल रहा था कि भगवान को प्रसाद हम चढ़ाएंगे हम चढ़ाएंगे। तो 2011 की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानवेंद्र को हम मैराथन में तो नहीं हरा सकते थे, लेकिन हमने फेसबुक के उसमें भगवान की दुआ से हरा दिया। तो अब प्रवीण सिंह चाहते थे, परमित को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वो चाहते थे परमित ही सवा प्रसाद चढ़ाए भगवान कृष्ण की तरह से, कि अर्जुन ही मुझे चढ़ाए। तो जैसे ही 96 पे पहुंचा, मैंने 97, 98, 99, 100 मार दिया। और मानवेंद्र बोला परमित सर ये तो बेईमानी हो गया आपने, मैं 100 के लिए बैठा था। मैं बोला 100 के लिए बैठे थे, मुझे पहले ही लगा कि तुम बेईमानी करने वाले, इसलिए मैंने कर दिया। तो दोस्तों 2011 का ये कुछ बातें मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है 2011 की वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो है कि CTFD में PhD स्टूडेंट्स का मनोबल गिर चुका था। ऐसे में उन लोगों ने सोचा क्या किया जाए भाई, पीडीएफ ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनका मनोबल कैसे बढ़ा जाए, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, डाटा नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ये सम्मेलन बुलाया गया और उसमें निष्कर्ष हुआ कि हम हर साल एक मिस्टर CTFD और एक मिस CTFD का चुनाव करेंगे। लड़कों ने फिर थोड़ा बवाल किया, एक का चुनाव करेंगे, बाकी लड़कों का मनोबल का क्या होगा। और इस पर फिर निकाला गया ठीक है, हम उसमें से कुछ हैंडसम, कुछ स्माइली फेस, कुछ चार्मिंग फेस को चुनेंगे। लड़कों के लिए लड़कियां वोट करेंगी और लड़कियों के लिए लड़के वोट करेंगे। ताजुब की बात यह थी भाई साहब कि जो वोटिंग हुआ, पहले दिन लड़कों की वोटिंग हुई, मतलब लड़कों के लिए लड़कियों ने वोट दिया। सब कैटेगरी में सिर्फ एक ही नाम आया। CTFD में इतने लड़के और सारी लड़कियों ने सिर्फ एक लड़के का वोट दिया, और उसके तुलना में किसी भी लड़के को वोट नहीं मिला किसी भी कैटेगरी में। और ये बहुत ही ताजुब की बात थी। लेकिन इससे भी ताजुब की बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसलिए 2011 बहुत ही सही साल था। जो नाम निकला वो नाम किसी और का नहीं, हमारे सोनू सिंह का है। सो CTFD की सारी लड़कियों ने सोनू सिंह को वोट दिया। इसके चलते सोनू सिंह CTFD का नहीं, हमारे CCMB का स्टूडेंट है, साउथ विंग ग्राउंड फ्लोर। CTFD के लड़के भौचक्के रह गए, जय हाँ बिल्कुल। और उनके मुंह में ये मतलब ऐसा क्यों हो गया, मतलब कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे तुमने मुझे वोट नहीं किया, ऐसा क्यों। लड़की बोली अरे यार तुम्हें वोट कर दी तो क्या चलता, लोगों को मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता, और तुम्हें और कोई वोट करेगा नहीं, तुम तो ऐसे भी बेवकूफ दिखते हो, आओ। तो ये रहा, मतलब अब सोचिए CTFD की लड़कियां बेवकूफ को बना लेती है बॉयफ्रेंड, लेकिन वोट देंगी सोनू को। ये भी सही है, वोटिंग हमेशा अपनी सही उम्मीदवार को देता है। अब इनके वोट आने से लड़कों ने लड़कियों को वोट नहीं दिया। CTFD का सेकंड दिन लड़कियों को वोट नहीं हुआ। फिर लड़कियां समझा रही अरे यार हमें पता ही नहीं था कि वो CCMB का स्टूडेंट है, हमें लगा वो CTFD का स्टूडेंट है। अब ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि सोनू सिंह जो कि CCMB का स्टूडेंट है, वोटिंग हुआ CTFD में, नाम उसका सिलेक्ट हुआ, और 4 साल से हैदराबाद में CTFD की लड़कियों को पता ही नहीं 2011 में कि सोनू सिंह CCMB का स्टूडेंट है, CTFD का। लड़कियों ने कैसे भी करके अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने CTFD के लड़कों को मना लिया। लेकिन बात जब CCMB में आई तो हमने सोनू सिंह से जानना चाहा कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा आपने क्या किया जो लड़कियां दिग्भ्रमित रह गई। सोनू सिंह ने हमें बताया, बहुत ही हंसते हुए, हमारी काफी क्लोजनेस है सोनू सिंह के साथ। सोनू सिंह ने बताया कि अरे परमित सर आप जानते नहीं है, मैं फ्रेशर नहीं अटेंड करता था ना, तब मुझे ध्यान आया कि भाई साहब सही बोल रहा है सोनू सिंह, इसने आज तक कोई फ्रेशर नहीं अटेंड किया। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है भाई सोनू, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या क्या कह रहे हो, तुम फ्रेशर नहीं अटेंड करोगे और मतलब लड़कियां कैसे समझ लेंगी कि तुम CCMB के नहीं है स्टूडेंट हो। क्या तुम उन्हें बोलते थे देखो मैं CCMB का स्टूडेंट हूं लेकिन फ्रेशर नहीं अटेंड करूंगा। बोला नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, जब भी फ्रेशर होता था मैं उधर उनके साथ आता था, मैं बोलता था आज CCMB फ्रेशर है। ओ तो आज CCMB फ्रेशर है, तो उनको लगता था मैं CCMB का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मुझे बस पता चल गया किसी दोस्तों से कि CCMB में फ्रेशर है। लेकिन एक और बड़ी बात इससे हुई है कि सोनू सिंह के इलेक्शन में आने से
जीतने से सीजेपी से भी ज्यादा नीरज राय को दिक्कत हुआ। नीरज राय ने बाद में बताया, हमारे खास उनसे बातचीत हुई कि ऐसा नहीं था कि सोनू का नाम आ रहा था परमित सर, एक्चुअली नाम लड़कियां मेरा दे रही थी, लेकिन आप जानते हैं ना कि अब मेरा नाम दे देंगे तो मेरे घर में बवाल हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं तुम सोनू का नाम दो, सोनू का नाम दो। तो इससे मेरा ही नाम है, एक्चुअली नीरज राय वो देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सोनू का नाम दिया। अब मैं ये ताजु में पड़ गया कि भाई अब एक बात बताओ, तुम्हारा नाम डाल रही थी और तुमने नहीं दिया कि तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और अब ये बता कि तुम कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो। तो ये था, लेकिन फिर भी सोनू बहुत शुक्रगुजार है नीरज के, क्योंकि उन्हीं की कार से वो लड़कियों को सब ड्राइव करते थे। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा सीएमबी के सभी भाइयों को कि सोनू का शुक्रगुजार करे। जब भी किसी को टेंशन होता था, जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता था, सोनू ने बिल्कुल फ्राइडे नाइट एसआरके की जितनी भूमि फ्लॉप हुई है सोनू के चलते हुई है। कारण इसका यह है कि कोई भी लड़का, कोई भी, सोनू भाई बहुत टेंशन है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सोनू बोलता अरे फ्राइडे को तुम्हें ले चलूंगा, चिंता मत करो। तो लड़कों में थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, और लड़के मतलब ये। और सोनू का मैंने पूछा कि सोनू आपने ऐसा क्यों किया, सोनू बोले देखिए परमित सर मेरा एक प्रिंसिपल है। मैंने बोला क्या है, बोले कि, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2011 में मैंने सोनू से प्रिंसिपल बोला, थोड़ा मेरी आदत है शुरू से कि थोड़ा खर्च ही करना तो दूर जाके करूँ। तो उन्होंने दूर जाके करने में और काफी ये बढ़ाया। तो ये साल बहुत ही जबरदस्त रहा अपने सीसीएमबी के लिए और अपने सोनू भाई के लिए और हमारे लिए। और मैंने कुछ सीखा कि थोड़ा सा दूर जाके खर्च करना चाहिए, और सीडीएफडी वालों के लिए भी बहुत अच्छा बात रहा। उन्हें पहली बार पता चल गया 2011 में कि सोनू सिंह सीसीएमबी के स्टूडेंट हैं, नहीं तो 2012, 13, 14 तक रहते मालूम चलता भाई बा सोनू सिंह का हमारे यहाँ हो रहा है और मिठाइयाँ वहां बट रही है क्योंकि हमारे यहाँ से कोई ये कर गया। खैर वो बहुत अच्छी बात रही। एक और बात बताना चाहूंगा कि 2011 में बहुत ही जबरदस्त साल रहा 2011, क्योंकि हमारे नीरज राय उस दिन शादी के बंधन में बंध गए, और इससे बहुत लोगों को खुशियां हुई सीसीएमबी में, बहुत ही लोगों को खुशियां हुई, क्योंकि इसका कारण है अब कम से कम लड़के कुछ लड़कियों को देख सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। पहले नीरज राय से बहुत उनको कड़ा कंपटीशन रहता था, और सबसे ज्यादा फायदा मानवेंद्र को हुआ। मानवेंद्र ने अपने आप पे कंसंट्रेट किया, प्रोफेशनली पर्सनली दोनों लेवल पे वो सफल हुए हैं। पहले एक्चुअली वो मैंने उनसे पूछा कि मानवेंद्र जी आपको कैसा लगता है, मानवेंद्र बोले परमिशन मैं पहले ड्यूड के लिए हमेशा परेशान रहता था, और ड्यूड जैसे ही फिक्स हो गया मैंने अपना सब कर लिया। तो ये साल बहुत ही मैंने सही रहा, और तहे दिल से नीरज के लिए शुभकामनाएं कि आने वाला साल भी उनके लिए सुख में रहे, शांति में रहे, और सोनू के साथ उनकी दोस्ती बनी रहे, क्योंकि जरूरी भी है, सोनू को उनका कार चाहिए या सीडीएफडी का कुछ ये है। तो ये रहा दोस्तों। एक और चीज सीसीएमबी का मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिनों पहले एक यूट्यूब पे वीडियो आया, 17 नवंबर को कुछ किसी का बर्थडे था, और वीडियो में कुछ ऐसे क्लिपिंग थे, खैर वो सही था कि राशि का बर्थडे है, राशि का बर्थडे है, राशि का बर्थडे है, आप कुछ बोलिए। अब मेरा ये कहना है कि भाई साहब जब तक मैं वहां था, मैं मतलब सीसीएमबी में, आपने कभी पूछा ही नहीं तो मैं बोल देता ना, मतलब मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी बोलने के लिए, मैं भी राशि को कुछ बोल देता यार। लेकिन अब उन्होंने हमारे आने के बाद और ऐसे ऐसे लोगों से पूछा जो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, मतलब मैं ठीक है मैं फोन कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये आया, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि मुझे मतलब इससे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मतलब आप अगर इस तरह का वीडियो डाल रही हैं किसी के बर्थडे विश पे, तो क्या उस आदमी की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, मतलब ये देखना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि भाई पर्सनल ओठों से, पर्सनल शब्दों में, पर्सनल फीलिंग, यहां से होता हुआ, वहां से गुजरता हुआ, उनके लिए वहां पहुंचता हुआ, वहां तो बर्थडे खत्म। किसी ने देख लिया कि भाई मेरे पर्सनल को कोई और पर्सनल मैसेज भेज रहा है, तो भाई वहां तो बर्थडे उस दिन मनते रह गया। इतना टेंशन था वहां, माहौल बहुत ही टेंशन में था माहौल। और मतलब तो 2011 ये भी है कि भाई आप लोग सीखिए, एक बार कोई दूर चला जाए तो प्लीज उसको मत मैसेज कीजिए इस तरह से। अगर इतना ही शौक है तो अपने पर्सनल फोनों से एक पर्सनल सा नंबर दाब लीजिए और बोल दीजिए जो भी बोलना है, हैप्पी बर्थडे या जो भी बोलना है। मतलब इस तरह से अगर आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं, और उससे भी ज्यादा परेशानी मुझे हो गई, लोगों ने मुझे काफी सारे मेल कर दिए, काफी सारे फोन कर दिए, अरे परमित सिंह क्या बात है, तुम फेल हो गए, तुम फ्लॉप हो गए। मैं बोला क्या हो गया भाई, तुम्हारा बीबी से बेथिस्टा आज तक सब खत्म, तुमने ये न्यूज तो बताई नहीं, ये कौन सा पर्सनल रिलेशन था।
गजब यार, ये तो मैं बोला यार ऐसा कुछ नहीं था, ये तुम लोग मतलब हमारी न्यूज पे विश्वास क्या करो, हमने जितने भी न्यूज दिया आज तक मतलब सभी न्यूज टॉप में रही है, बीबीसी प्रतिष्ठा आज भी टॉप में चल रहा है। तो ये तो थोड़ा सा ये है, ऐसे मेरा वादा है कि अगली बार से बीबीसी प्रतिष्ठा ही ऐसा वीडियो बना के डाल देगा जिसको आप लोग चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी के दिलो दिमाग पे किसी के इतने पर्सनल ना मैसेज भेजे कि उसके किसी और पर्सनल को काफी पर्सनल तकलीफ हो। तो इसलिए यूट्यूब काफी, और मुझे एक चीज और समझ में आया कि भाई साहब फेसबुक को भी थोड़ा सा ऐसे वैसे फोटो नहीं डाले जिसको मतलब कोई डाउनलोड कर ले और बाद में आप बोले कि पब्लिक डोमेन में मत डालिए। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें, और ये यूट्यूब उसी टाइप का है। तो ये मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ऑड हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये 2011 का एक नया तजुर्बा रहा मेरे लिए, और मैं भी कुछ बोलना चाहता था। वैसे राशि जी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मेरे समय में ये वीडियो नहीं बना, नहीं तो मैं आपको वीडियो में और भी कुछ बोल देता। वीडियो में क्या बोलता, मैं आपके पास ही आके बोल देता उस वीडियो के बहाने जो भी मेरे अंदर बातें थी। लेकिन खैर जो भी हुआ। तो और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2011 जो है वो बहुत ही आनंदमय और बहुत ही शांतिमय और बहुत ही रहस्यमय भी रहा। मतलब इसका एक और बहुत सारे रहस्य खुले भी। अब मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके सीसीएमबी से और सीजीएफबी से अलग हट के आपको बताऊंगा कि हमारा जो इंडियन एक्सप्रेस है वो फिर से टूट गया 2011 में। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि हमें ओलंपिक में पदक मिलेगा, लेकिन 2011 में ये फिर से टूट गया। और इसका कारण चाहे जो भी हो, हमने पता करने की कोशिश की, हमने पूछा कि आखिर क्या बात है महेश जी, क्या कैसे कैसे हुआ आपका, ये क्यों टूट गया, आपने हमारे अंदर आशाएं जगा दी थी। बोले हम क्या करें, हमें पता ही नहीं था। हमें पीएस भाई समझाते रह गए पूरी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हमने बोला क्या नहीं पता चला आपको। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली इन दोनों के टूटने के पीछे मतलब मिसेज महेश जी का बहुत हाथ है। हमने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कि देखिए मैंने पूछा, हमने लाला जी ऐसा क्या हुआ, क्यों आपने मतलब हम लोग, अरे बोली क्या बताऊं, मतलब मैं जब मैं ऐसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था मूवी वूवी, तो मैंने सोचा चलो इंगेज हो जाती हूँ। उसके बाद भी मूवी नहीं मिला, मैंने सोचा चलो कुछ शादी उदी कर लेते हैं। उसके बाद भी मूवी नहीं मिला, मैंने सोचा चलो कुछ और कर लेते हैं। मैंने बोला और कर लेते मतलब, तो मैंने सोचा चलो माँ बन जाते हैं लोग, हॉट मम्मी बोलेंगे, ओ हॉट मम्मी। तो अब क्या है कि मुझे एक मूवी मिल गई है और मैं उसमें रोल करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि मतलब अब तुम ओलंपिक की तैयारी क्या करो। भाई साहब आज भी इंडिया में जो है मूवी का बहुत डिमांड है ओलंपिक पदक से, यही कारण है कि लड़कियां आज भी क्रेजी हैं शाहरुख खान के लिए, सौरभ गांगुली के तुलना में। तो हमें पता चला 2011 बहुत ही यह कि कैसे आशाएं जगती हैं और कैसे गिरती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसलिए छोड़ दिया, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2012 में फिर उम्मीदें हैं, नहीं कोई तो और कोई ओलंपिक में पदक लाएगा, और बाकी सब खेलों से भी उम्मीद रखनी चाहिए, वहां से भी आ रहे हैं। एक और चीज है कि जब फिल्मों की बात चली तो बता दूं कि रामू जी बहुत खुश हैं अपने, और उनकी खुशी का कारण यह है, रामू जी की खुशी का कारण कि भाई साहब अंतरा जी मां बनने वाली हैं, और बहुत खुश है रामू जी। कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचिए, इसका श्रेय यह है कि उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने हमारे बीबीसी बेथेशा से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि मैं इसलिए खुश हूँ कि चलो मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत कुछ करना चाहता था उसके लिए, लेकिन चलो अब वो मतलब अपने से कुछ कर रही है। मैं तो उसकी अस्पताल, लेकिन अपने से कुछ कर रही है, अपने से कुछ कर रही है। चलिए हमारी दुआएं हैं, अपने से कुछ करते रहिए आप लोग। तो 2011 चलिए किसी ने सीख लिया अपने से कुछ करना, इसलिए 2011 बहुत सही और बहुत ही मतलब सही साल है। और 2012 में तमन्ना है कि वो अपने से कुछ करें और चले भी। अपने से कुछ करे के आधार पे मुझे अभी अभी पता चला है हम लोगों को कि अपनी 2011 जो था वो बहुत ही रोमांचकारी भी रहा और बहुत लोगों की आंखें खुल गई। हाल ही में बीना जी का मेंस मैगजीन में फोटो आया, बहुत ही अच्छा फोटो था, बहुत ही शानदार फोटो था, आप लोगों ने देखा होगा। 2011 इसके लिए हमेशा यादगार रहेगा। इससे राखी जी का हमारा बहुत दिल टूटा। राखी जी ने हमारे से बातचीत में बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि बीना ये कर जाएगी, नहीं तो मैं करना चाहती थी। अब बीना ये कर जाएगी ये नहीं सोचा, नहीं तो मैं करना चाहती। अरे आपने किया क्यों नहीं? नहीं नहीं मैं सोच रही थी, मैं करना चाहती थी। जब हमने पूछा उनसे कि आपने किया क्यों नहीं, मैं सोच रही थी, उनका कहना था मैं सोच रही थी, मैं करना चाहती थी, और मैंने कभी ना नहीं कहा था। मतलब उन्होंने ना नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है। चलो बीना ने यहाँ पछाड़ दिया, वो बीना को खत्म कर देंगी। उन्होंने बोला कि आगे वो मैं ही सब करूंगी, और अगर ऐसा कुछ हो तो मैं मुफ्त में प्ले बॉय में कर दूंगी। तो 2012 में हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और
बीना जी से हमने आड़ी बातचीत हुई और हमने पूछा कि भाई आप ये बताइए बीना जी, आपको मतलब ये आपने कहाँ से प्रेरणा चाहिए आपको, मतलब आप ये आपने कैसे कर दिया? बोले कि नहीं मैं बचपन से करना चाहती थी। अरे बचपन से करना चाहती थी, ये इसे लगन कहते हैं भाई साहब, इसे लगन कहते हैं। और एक एक शख्स को एक सही फोकस्ड आदमी को ये सब सोचना चाहिए, मतलब सीख ले। मैं वही बोल रहा था अन्ना साहब को कि अन्ना साहब आप जो ये गांधी जी करते रहते हैं, आपको सीखना चाहिए। आपने बिग बॉस 4 सीजन देखा होगा। जी हाँ, बिग बॉस 4 में वो जो एक चोर आता है, बंटी चोर, और बंटी चोर बिग बॉस के बाहर खड़ा होकर घंटों घूमते रहता है कि नहीं मुझे बाहर निकालो, मेरा अपमान हुआ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, बस मेरी ये तमन्ना है। इसे कहते लगन, वो बैठा ही नहीं अंदर, मतलब। और ये है लगन, बीना जी ने जो दिखाया। अन्ना साहब को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा जो है, मतलब फोकस, अन्ना साहब ये फोकस लूज कर गए इस बार। हमने बोला कि अरे चलिए बात कंटिन्यू करते हैं कि 2011 में क्या हुआ। तो बीना जी हमें बताया कि नहीं नहीं, ये एक्चुअली उनको बचपन से तमन्ना दिया और उन्होंने कर दिया। हमने पूछा ठीक है, मतलब हमने सोचा कि थोड़ा सा और कुछ निकालते हैं। हमने पूछा कि भाई साहब क्या क्या आप बताइए हमें कि आपको ये, मतलब ठीक है आप बचपन से करना चाहती थी ये, लेकिन आपको ये मतलब क्यों लगा कि आप करना चाहती हैं? आपके अंदर ये किसने भरा, ये आप में जुनून, ये जज्बात, ये आप में हुनर, मतलब कहाँ से, क्यों? घर वालों ने, मैं अचंभित, घर वालों ने, मुझे लगा बॉयफ्रेंड का नाम लेंगी, लेकिन घर वालों ने बताया तो बहुत ताजुब हुआ मुझे। मैं बोला कैसे कैसे, मतलब आप हमने तो सुना है कि आपके पिताजी नाराज हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कैसे हो गया आपके साथ ये? मतलब आपको कैसे लगता है कि घर वाले आप सही से बोल रहे हैं या आप? नहीं नहीं मैं सही बोल रही हूँ। उन्होंने हमें बताया कि नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। हमेशा वो बोलते रहते कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो लोग कर दिया। ग्रेट, कुछ करो लोग कर दिया। तो भाई साहब 2012 में ये दुआएं हैं उन पिताओं से, उन पिताओं के लिए कि अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोले, और अगर रियली चाहते तो बोल दे। लेकिन ये भी है कि 1000 बार आपने कुछ करो कुछ करो कुछ करो बोला, तो एक बार इन्होंने किया, मतलब एटलीस्ट इतना तो रखा कि 1000 बार कर दें तो क्या हो जाएगा। ये सही है, मतलब कुछ भी है तो 2011 एटलीस्ट उन्होंने 1000 बार नहीं किया, तो बहुत सही और बहुत ही संतुलित रहा। दोस्तों अब थोड़ा आते हैं अपने प्रिय मित्र अरुण खत्री की तरफ से, 2011 की याद करते हैं। 2011 हमारे दोस्त अरुण खत्री के लिए बहुत ही सही रहा। उनके नए रूप, नए लुक्स के चर्चे हैं शिकागो की धरती पे, और बहुत ही सही रूप लुक्स है। फेसबुक पे फोटो है, आप लोग कमेंट्स करिए, 2012 में कमेंट्स कीजिए, 2011 में हमने फोटो अपलोड किया है, तो सालों भर ये कमेंट्स चलते रहेंगे। तो 2011 जैसे मैंने आपको बताया कि नीरज राय की शादी के लिए भी चर्चित रहा, और 2011 इसलिए भी चर्चित रहा कि 2 लोग अभी तक शादी नहीं किए। अब आपको गेस करना है कौन सा, मैं तो नाम बताऊंगा ही आपको। 2011 इसलिए भी चर्चित रहा, 2011 भाई साहब 2 कैंडिडेट आज भी कुंवारे 2012 में प्रवेश कर रहे हैं। ये हैं हमारे सल्लू भाई सलमान खान, सीसीएमबी के नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, और हमारे अरुण खत्री। अरुण खत्री के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन चल रहा है, मतलब हो जाएगा 2012। अरुण खत्री से बातचीत करने में मुझे एक याद आया कि मेरे हमारे अरुण खत्री और हमारे दोनों के अभिन्न मित्र हैं धीरज भाई। और धीरज भाई जो है 2011 में थोड़ी दुर्घटना हो गई उनके साथ, और वो क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरज भाई एक्चुअली बहुत ही तेज और ब्रिलियंट आदमी है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है। तो वो मल्टीटास्क करते रहते हैं अपना, बहुत उनका है कि मैंने मनुष्य के पूरे शरीर का विकास करना चाहिए, जिसे रामदेव जी बताते हैं योगा करना चाहिए, कि अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड को ज्यादा डेवलप कीजिए, तो ब्रेन का वो मतलब पूरे बॉडी का विकास होता है, इसलिए वो मल्टीटास्क करते हैं। तो उस मल्टीटास्क में वो क्या करते थे, तो उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ पहले मैं आपको ये बताता हूँ। वो साइकिल चला के जा रहे थे, अरुण खत्री ने फोन किया, कॉल किया, उन्होंने फोन उठाया। जो अरुण खत्री ने फेस हमें बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसे कॉल किया, वो साइकिल से जा रहा था और उसने फोन उठा लिया, साइकिल चलाते रहा, साइकिल रोका नहीं मल्टीटास्क करने के चक्कर में, और उसे गड्ढे नहीं दिखाई दिया और वो गिर गया। तो हमने सोचा कि चलो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, अपना धीरज दोस्त है। मैंने पूछा धीरज क्या अरुण खत्री ने ऐसे ऐसे बताया, क्या ऐसे ये बात है? धीरज बोला अरे नहीं वो ऐसे ही बोलते रहता है। अरे मोबाइल पे तो मैं यूं ही बतिया लेता हूँ साइकिल चलाते हुए, और गड्ढे कहाँ शिकागो की धरती में? गड्ढे सब होंगे शिकागो की धरती में, यहाँ डियोगो में नहीं है। मैंने बोला हुआ क्या मुझे बोला, मतलब मैं बता रहा हूँ, और यहाँ गड्ढे उड्ढे नहीं। तो उसने बताया कि मैं साइकिल चला रहा था, और मैं आपको बता रहा हूँ ये साइकिल चला रहा, ये मोबाइल उसने लिया। उसके मन में आया अचानक, मैं बतिया रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, और वो ऐसे सड़क देख भी रहा। उसने बोला कि मैं गिरता कैसे, गड्ढा रहता तो मुझे दिख जाता। एक हाथ से वो मतलब आंखों से सड़क दिख रहा है, ये हैंडल से पकड़ा हुआ,
और ये मोबाइल है। उसने क्या किया कि अचानक उसके पैरों में कुछ सरसराहट हुई, ठीक है। तो उसने सोचा, अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पैंडल छोड़ देता हूं और पैर ऊपर उठा के एक पैर से दूसरे पैर को थोड़ा सा सहला देता हूं। तो उसने जैसे ही दोनों पैरों को टच किया और एक पैर को मूव किया, पैंडल तो उसने छोड़ दिया था, साइकिल भाग रही थी, साइकिल उड़ रही थी। हमने पूछा कि भाई धीरज, इसे क्या सीखे तुम? धीरज बोले कुछ नहीं, इससे हम कुछ सीखोगे नहीं, हमने ये सीखा कि अगली बार मैं एक पैर को ऊपर कर लूंगा और हैंडल छोड़ दूंगा। ये था। ठीक है, देखते हैं 2012 को। तो 2012 आने वाला है दोस्तों। 2011 में इतनी अच्छी अच्छी खबरें मैंने आपको बताई, 2012 में भी हम दुआएं करेंगे, ऐसी कुछ खबरों के साथ आपसे मिलेंगे 2012 में। अब भी और भी खबरें हैं, चिंता न करें। एक उसमें से खबर ये है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।